हेलो। नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में अपन ने 100 तक अनुच्छेद कर लिए थे और 100 में अनुच्छेद 100 में था गणपूर्ति कोरम सदन का 1/10। ये सब का 1/10 ही है, विधानसभा का देख लो है ना। आज अपन अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में सदस्यों की नियतताएं या अयोग्यताएं। सदस्यों की अयोग्यताएं है अनुच्छेद 101 में। तो सदस्यों की अयोग्यता मतलब है जो व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में निर्वाचित होकर आया है वो व्यक्ति किस कारण से अयोग्य हो सकता है। तो अनुच्छेद 101 के सर्कलोज 1, अब ये मैं सर्कलोज बोलता हूँ ना, आप कन्फ्यूज मत होना। 101 अनुच्छेद 101 के कई भाग है। तो अनुच्छेद 101 के पहला जो भाग है उसमें स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होने का मतलब कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। सपोज कि कोई एक व्यक्ति है जो लोकसभा का भी सदस्य बन गया और राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया गया, तब वो दोनों सदनों का सदस्य रह नहीं सकता। तो क्या करेगा? यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो एक सदन से स्थान रिक्त करने के लिए संसद विधि बनाएगी और कौन सी सीट उसको खाली करनी है इसके बारे में कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को है। भाई या तो उसने पहले, अगर जैसे सपोज कि राज्यसभा का सदस्य था और लोकसभा का सदस्य बनना चाहता था, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में अगर उसने त्यागपत्र दे दिया तब तो एक सीट पे लोकसभा से निर्वाचित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चाह रहा था कि मैं क्या पता मैं राज्यसभा का तो सदस्य हूँ ही, कल को लोकसभा में चुनाव हार जाऊँ तो तो वो चुनाव तो लड़ सकता है वहाँ से, उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अब वो राज्यसभा का तो पहले ही है और लोकसभा का निर्वाचित हो गया, अब वो कौन सा पद खाली करेगा? अब उसका स्वविवेक नहीं है कि मैं राज्यसभा के त्यागपत्र दे दूंगा, वो समय पहले निकल गया। फिर क्या क्या होगा? संसद जो कानून बनाएगी उसके अनुसार, मतलब संसद बताएगी उसको कि आपको किस सदन का सदस्य रहना है। 101 के सर्कलोज 2 मतलब 101 के दूसरा भाग, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल का यहाँ मतलब है राज्य की विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, अवधि को कौन निर्धारित करेगा? ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निहित है। राष्ट्रपति ने कुछ नियम बनाए थे 1950 में, उन नियमों के तहत संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। देखो, संविधान की थोड़ी लैंग्वेज क्लिष्ट है, मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। कोई व्यक्ति मान लो राजस्थान विधानसभा का सदस्य था और उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो अब वो राजस्थान विधानसभा का सदस्य है तो उसको त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, लोकसभा का वो चुनाव लड़ सकता है बिना त्यागपत्र दिए। अब वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो गया तो तब निर्वाचित होने के बाद वो विधानसभा से त्यागपत्र नहीं दे सकता। तो क्या करेगा? अगर ऐसे कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, अवधि कौन निर्धारित करेगा? जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निहित है। 50 में बनाए गए थे नियम राष्ट्रपति द्वारा। संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य विधानमंडल में अपना स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया। अगर उसने विधानसभा से त्यागपत्र नहीं दिया है और राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो गया है तो वो स्थान रिक्त माना जाएगा। उसका पद कौन सा माना जाएगा? विधानसभा का ही सदस्य रहेगा। तीसरा है, और तीसरे का क्या है? अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य हो जाए। 102 में क्या है और 102 कब लाया गया? मतलब तीसरे का 101 का 3 का जो क्लोज 1 का है ना, ये
52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल द्वारा अयोग्य घोषित हो जाना। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 52वां जो संविधान संशोधन लाया गया था उसके तहत अयोग्य हो जाना। तीसरे का ख है, सभापति या अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कोई सदस्य अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पद छोड़ना चाहे तो अगर राज्यसभा का है तो सभापति को, और लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है। फिर एक दिक्कत और आ गई थी, अध्यक्ष और सभापति यथास्थिति त्यागपत्र स्वीकार करेगा। मतलब उसमें समय सीमा नहीं है, यथाशीघ्र लिख दिया कि यथास्थिति। अब ये फिर एक संविधान संशोधन आएगा, वो जो गुजरात में थी ना चिमन भाई पटेल की सरकार, 72-73 की बात है, और वहाँ एक छात्र आंदोलन हुआ था। तो उन छात्र नेताओं ने जो एमएलए थे ना उनको घर जा जा के और त्यागपत्र दिलवा दिया, किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को बहलाया फुसलाया। तो इंदिरा जी की सरकार थी उस ज़माने में, तो इंदिरा जी ने एक संशोधन करवा दिया इसमें। कर्नाटक में इस बार ऐसा ही हुआ था। तो एक नोट है, परंतु अध्यक्ष और सभापति त्यागपत्र की दशा में जानकारी और जांच करने के पश्चात, पहले वो जानकारी प्राप्त करेगा, फिर तथ्यों की जांच करेगा, और ये समाधान हो जाए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है, तब वो स्वीकार करेगा। पहले क्या जांच करेगा कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है, मतलब जिस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है अपनी इच्छा से दिया है या किसी के दबाव में दिया है, एक तो ये जांच करेगा। और त्यागपत्र जो आया है वो असली है या किसी ने दूसरे ने कोई नकली त्यागपत्र तो नहीं भेज दिया है, ये जानकारी प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष और सभापति त्यागपत्र को स्वीकार करेंगे। और ये व्यवस्था की गई थी 33वां संविधान संशोधन 1974 में, ये प्रावधान किया गया था। इंदिरा जी की सरकार ने 33वां संविधान संशोधन में उपरोक्त प्रावधान किया था। फिर 101 का सर्कलोज 4, यदि संसद सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की बिना अनुमति के अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। मतलब 60 दिन तक अगर वो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो स्वतः ही उसका पद समाप्त माना जाएगा। ये है इनकी अयोग्यताएं। और एक नोट और डालो, 60 दिनों की गणना चालू अधिवेशन के दौरान ही होगी। जब अधिवेशन होता होगा ना उस दरमियान उनकी गणना होगी। जैसे मान लो अधिवेशन नहीं चल रहा है, 4 महीने अधिवेशन चला ही नहीं, तो उनकी गणना नहीं होगी। अधिवेशन जब चल रहा है ना उन दिनों की गणना होगी, वरना तो वो अपने फील्ड में ही रहते हैं, अपने जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहीं रहते हैं। अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन चालू अधिवेशन में अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। ये था अनुच्छेद 101। फिर है अनुच्छेद 102, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। देखो 101 को वापस देख लेना, वहाँ मैंने बताया था सदस्यों की अयोग्यताएं, और यहाँ लिखा है मैंने सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हो, आप चुनाव लड़ ही रहे हो, और चुनाव लड़ते समय आप कैसे अयोग्य हो सकते हो, ये है अनुच्छेद 102 में। 102 का सर्कलोज 1 में है, किसी लाभकारी पद पर नहीं होगा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहा है वो किसी लाभकारी पद पे नहीं होगा। दूसरा, वह विकृत चित्त यानी पागल न हो। तीसरा, वह दिवालिया न हो। चौथा, वह भारत का नागरिक न रहता हो, मतलब स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो उसने। और पांचवा है, अन्य वह अयोग्यताएं जो संसद निर्धारित करे। संसद समय समय पे, जैसे अभी अगर किसी की मुकदमेबाजी चल रही है उसको अयोग्य घोषित किया, किसी को सजा हो गई है ना, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, अन्य वो अयोग्यताएं जो संसद समय समय पे निर्धारित करे। ये तो 102 के सर्कलोज 1 में है। इसका एक नोट है, संघ और राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई मंत्री है केंद्र सरकार का या किसी राज्य सरकार का,
तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। 102 का सर्कुलर 2, 10वें अनुसूची के अनुसार अयोग्यताएं 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यदि दल बदल किया हो, यदि किसी ने एक दल से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद अपना दल छोड़ दिया और दूसरे दल में चला गया हो, तो वो अयोग्य हो जाएगा। 10वीं अनुसूची काफ़ी विस्तृत है, एक वीडियो कभी अपन 10वीं अनुसूची भी बनाएंगे। फिर अनुच्छेद 103, सदस्यों की अयोग्यता का समाधान। 103 का 1 नंबर है, यदि अनुच्छेद 102 के खंड 1 की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। 102 मतलब 102 में अपन ने जो देखा है ना, ये 5 योग्यताएं, ये अगर है या नहीं है, ये देखने का काम है भारत के राष्ट्रपति का। और ऐसे सदस्यों की अयोग्यता से पहले राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। देखो वीडियो थोड़ा समय लग गया। आरएस में कल जो आरएस प्री का पेपर हुआ था ना, यहीं से उसने प्रश्न उठाया था। प्रश्न ये था कि अनुच्छेद 102 के तहत अगर कोई सदस्य अयोग्य होता है, राष्ट्रपति किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है, तो वो किसकी राय से करेगा? तो राय मैंने देखो, राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेगा, और उत्तर यही होता भारतीय निर्वाचन आयोग। ये प्रश्न आरएस प्री में कल के पेपर में आया है, देख लेना, यहीं से आया था प्रश्न। फिर अनुच्छेद 104, यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के अनुसार शपथ लेने से पहले या वह स्वयं जानता हो कि मैं अयोग्य हूँ, मतलब कोई जानकारी छुपाई हो, सदस्य के रूप में सदन में बैठता है या मत देता है, सदन की कार्रवाई में भाग लेता है या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये का दोषी होगा। प्रत्येक मतलब जितने दिन वो सदन की कार्रवाई में भाग लिए, प्रत्येक दिन 500 रुपये का दोषी होगा। और वो जो राशि होगी वो संघ ऋण के रूप में वसूल की जाएगी, संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। फिर है अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। वो क्या क्या है? 105 के 1 में है, संसद में वाक की स्वतंत्रता, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। उसने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, इस आधार पे उस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। 105 का 2, संसद सदस्य द्वारा सदन में या किसी समिति में कही गई बात या मत के संबंध में, मतलब उसने कोई बात कह दी या किसी बिल के पक्ष में मतदान किया या विपक्ष में मतदान किया, कही गई बात या मत के संबंध में किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। 105 का 3रा सर्कुलर है, अन्य वह शक्तियां प्राप्त होगी जो संसद समय समय पे विधि द्वारा स्थापित करे, है ना। मतलब अगर अधिवेशन चल रहा है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, फौजदारी मामलों में, दीवानी मामलों में कई प्रकार की शक्तियां हैं जो संसद समय समय पे निर्धारित करती है। फिर है अनुच्छेद 106, संसद द्वारा निर्धारित सदस्यों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। संसद जो निर्धारित करेगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अपने अनुच्छेदों की यात्रा 106 तक है, कल 5-7 अनुच्छेदों पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।